नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ में धर्मराज सिंह और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा सत्र की। गैरसैंण में चल रहे सत्र में विपक्ष के सवालों का संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है। विधानसभा में विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर एक आंकड़ा रखा था और एक तुलनात्मक आंकड़ा रखा गया था जिसमें अन्य राज्यों और उत्तराखंड के आंकड़े बताए गए थे। उसका जवाब आज संसदीय कार्य मंत्री ने दिया। उत्तराखंड में अन्य राज्यों में की तुलना में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो काफी कम हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार की तरफ से सिर्फ वैट लिया जाता है। राज्य में पेट्रोल 89 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की जो कीमत है वो 81 रुपये 97 पैसे हैं। मदन कौशिक ने यह जवाब दिया है। सवाल उठाया वो नियम के अनुसार नहीं होता। यदि हाउस के संचालन में भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद के अनुसार, कार्य संचालन नियमावली के किसी नियम के अनुसार यदि उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तब आप औचित्य के रूप में कोई विषय ला सकते हैं। एक तो औचित्य में नहीं बनता, मैंने इसको इसलिए रिजेक्ट किया। दूसरा ये कि यदि विधानसभा अध्यक्ष कोई निर्णय लेते हैं तो सरकार उसके फंड की व्यवस्था करती है, तो ये सरकार व्यवस्था नहीं करती, अध्यक्ष जी करेंगे। तो हम आज प्रश्नकाल जब चला, प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के विधायकों ने कई सारे सवाल उसमें उठाए हैं। विपक्ष का एक ही सवाल उसमें था, हालांकि वो उपस्थित नहीं थे। क्या देखते हैं कि जागरूक जनहितों से जुड़े मुद्दों के प्रति विपक्ष पहले तो गैरसैंण में नहीं आना चाहते, और गैरसैंण में आने के बाद जिस प्रकार से सवालों को उनको रखना चाहिए, केवल हंगामा करना, जोर जोर बोलना, विषयों को विषांतर करना, जनहित के मुद्दों से अलग होना, ये सब विपक्ष लगातार निरंतर करता है। अब आप बताइए, इतना सुंदर कल महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा थी, चर्चा में सुनते, मालूम होता, फिर विषय रखते। आपने महामहिम का अभिभाषण खोलने भी नहीं दिया, आपने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। आप मुझे बताइए, कल इतना अच्छा जवाब आ रहा था, जवाब में कहीं कमी थी? गृह मंत्रालय का जवाब जो था वो मैंने पढ़ के बताया, PWD का जवाब मैंने पढ़ के बताया, फिर सरकार ने क्या निर्णय लिया ये पढ़ के बताया। 4 मार्च 2020 को भराड़ीसैंण को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, और आज उसको लगभग आज कहूँ या कल उसको 1 वर्ष हो रहा है। तो हमने निर्णय लिया है, कल हम लोग इसको एक बहुत सुंदर तरीके से हम लोग मनाएंगे। पिछली बार तो हमने होली दिवाली साथ साथ मनाई थी। इस बार सदन समाप्ति के बाद हमने यहाँ के स्थानीय कलाकार, स्थानीय हमारे स्कूली बच्चों के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है, और उसके बाद हम लोग एक दिवाली का रूप देते हैं, दीपोत्सव हम लोग मनाएंगे। और मैं आपसे भी विनती कर रहा हूँ सभी से, हम लोग सब जश्न के रूप में सब मनाएं, क्योंकि हम सब उत्तराखंड वासी हैं और सबको इस बात की खुशी है कि हमारी ये भराड़ीसैंण जो है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, और संयोग से कल बजट भी है, तो अनेकों उत्सवों को हम एक साथ समेटते हुए। और अब बात करते हैं हरिद्वार कुंभ की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ में चल रहे कार्यों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार कुंभ में किए जा रहे कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आज उन्होंने कार्यों का जायजा लिया है। साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान उन्होंने जो अब तक काम हुए हैं कुंभ को लेकर, उससे वो काफी सेटिस्फाइड नजर आए, संतुष्ट नजर आए। सीएम ने कहा कि SOP के अनुसार ही सारी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये पहली बार है कि दुनिया की वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है, और उस वैश्विक महामारी के दौर में कुंभ का आयोजन करना बड़ी चुनौती है। यहाँ पर एक 150 बेड का अस्थायी आधार चिकित्सालय यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें ICU, CCU और बर्न यूनिट की भी वहाँ पर व्यवस्था है। बहुत बढ़िया अस्पताल यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही देश विदेश के पत्रकार कुंभ के दौरान यहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए भी मीडिया सेंटर लगभग अंतिम चरण में है। जो उसका स्ट्रक्चर है वो बना दिया गया है, और उसमें जो सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो बहुत जल्दी उनको उपलब्ध करा दी जाएंगी। यहाँ पर एक 150 बेड का अस्थायी
आधार चिकित्सालय यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें ICU, CCU और बर्न यूनिट की भी वहाँ पर व्यवस्था है। बहुत बढ़िया अस्पताल यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही देश विदेश के पत्रकार कुंभ के दौरान यहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए भी मीडिया सेंटर लगभग अंतिम चरण में है। जो स्ट्रक्चर है वो बना दिया गया है और उसमें जो सुविधाएं उपलब्ध करानी वो बहुत जल्दी उनको उपलब्ध करा दी जाएंगी। यहाँ पर एक 150 बेड। तो कुंभ के लिए चल रहे कार्यों से मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए हैं। इस वक्त मेरे साथ सुमित सैनी जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से। सुमित, प्रशासन की ओर से काम तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक कुंभ संपन्न नहीं हो जाए एक हार्टबीट बढ़ा हुआ रहता है प्रशासन से लेकर सरकार तक का। इसको लेकर पूरी तैयारियां तो की जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कोविड के साए में या कुंभ का समापन भी होना है, तो इसको लेकर तमाम जो कार्य किए गए थे। तो आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। सर्वप्रथम वो आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई थी, तो उस पेशवाई में पहुंचे और वहां पर पेशवाई का शुभारंभ कराया। उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम जो अखाड़े थे, जूना अखाड़े में भी गए और साधु संतों से मुलाकात की। उनको आश्वासन दिया कि कुंभ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कुछ अखाड़ों ने भूमि के लिए आवंटन की बात कही, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भूमि हरिद्वार में बहुत है, आपको भूमि की पूरी व्यवस्था की जाएगी। जो आपकी सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क सुविधाएं आपको पूरी संपूर्ण मिलेगी। फिर वो हरिद्वार में ही कुंभ को लेकर एक हॉस्पिटल, 150 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण का भी निरीक्षण किया और सड़कों का भी निरीक्षण किया। वहीं साथ ही कुंभ के लिए एक मीडिया सेंटर का निर्माण हुआ है, जिसमें तमाम जो सुविधाएं हैं उसमें संपन्न होंगी, तो उसका भी निरीक्षण किया। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर कुंभ के कार्यों को लेकर आश्वस्त भी दिखाई दिए, क्योंकि कुंभ का इतना बड़ा महापर्व है, इसको लेकर अधिकारी हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं कहीं ना कोई, क्योंकि जब तक कुंभ संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक पूरी व्यवस्थाएं बनानी होगी सभी तमाम। सुमित, यहाँ पर दो पहलू हैं। पहली चीज कि जो लोगों की नाराजगी है उसको भी देखना है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको भी देखना है। दूसरा पहलू यह है कि ये एक वैश्विक महामारी के बीच में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो SOPs के बीच में कुंभ को संपन्न करवाना ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए और राज्य सरकार के लिए भी होगा। के तहत कुंभ संपन्न कराना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती सामने आती है। और कहीं ना कहीं जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको लेकर भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई है, क्योंकि आज जो पेशवाई निकली है, तो कहीं ना कहीं उस पेशवाई के जरिए भी ये जो ट्रैफिक प्लान है उनका मेला पुलिस का, वो भी आज सफल होता दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं किसी को कोई समस्या से जूझना नहीं पड़ा है यहाँ के लोगों को भी। लेकिन जो अगर कोविड की SOP की बात करें तो वो एक वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उससे निपटने के लिए जो तमाम जो कुंभ के जो कर्मचारी हैं, जो हरिद्वार में जो कुंभ से रिलेटेड जितने भी वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हो या मेला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और जो पूर्णतः उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और चलिए सुमित, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो बड़ी चुनौती है, जब तक कुंभ संपन्न ना हो जाए तब तक जो हार्ट बीट है वो प्रशासन का भी, राज्य सरकार का भी जरूर बढ़ा हुआ रहेगा। हरिद्वार की बात करते हैं, जहां पर आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन जी की आज भव्य पेशवाई निकाली गई। पेशवाई में एक हेलीकॉप्टर और 2 ग्लाइडर से संत और महंतों पर फूलों की बारिश की गई। ऊंट, हाथी, चांदी के सिंहासन और रथ पेशवाई के मुख्य आकर्षण थे। पेशवाई में देवभूमि की संस्कृति की झलक नजर आई, साथ ही कोविड से बचाव का संदेश भी दिया गया। पेशवाई का नेतृत्व आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ने किया। अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि पेशवाई में शामिल संतों पर एक हेलीकॉप्टर और 2 ग्लाइडर से 5 क्विंटल फूलों की बारिश की गई। पेशवाई में उत्तराखंड के प्रसिद्ध नंदा राज जात को भी दर्शाया गया। श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा के सचिव श्रीमंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पेशवाई में दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने हरिद्वार की सड़कों पर अपनी कला का मनमोहक प्रदर्शन किया। कुमाऊं का झोलिया नृत्य, गढ़वाल और जौनसार की सांस्कृतिक टीमें पेशवाई का आकर्षण का केंद्र रही। डमरू की थाप पर नागा सन्यासी भोलेनाथ का तांडव करते नजर आ रहे थे।
सहारनपुर, हापुड़, देहरादून, नासिक के बैंड बाजाओं की गूंज इस दौरान सुनाई दी। तो सुमित मेरे साथ बने हुए हरिद्वार से। सुमित, ये तो आगाज है, आने वाले कई हफ्तों तक हरिद्वार की जनता हरिद्वार में इसी तरीके से देश दुनिया की तस्वीरें हरिद्वार से बाहर आती रहेंगी। हाँ बिल्कुल, अब कुंभ का आगाज हो चुका है। हालांकि अभी जो सरकारी तौर पर कुंभ का है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसका नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुंभ का आगाज हो चुका है। आज कुंभ का दूसरा दौर था, क्योंकि कुंभ सबसे सर्वप्रथम सभी अखाड़ों की धर्म ध्वजा की गई। उसके धर्म ध्वजा के बाद में ये पहला प्रोग्राम था। इसमें निरंजनी अखाड़े की भव्य दिव्य पेशवाई हुई, जिसमें तमाम साधु संत, नागा संत यहाँ पर मौजूद हरिद्वार वालों को देखने को मिले। और वो नजारा ही इतना भव्य था। ऊपर से हेलीकॉप्टर के द्वारा और ग्लाइडर के द्वारा पुष्पों की वर्षा हो रही थी। साथ ही साथ वो साधु संतों का, जो हरिद्वार के लोग हैं, जो आने वाले लोग भी थे, वो संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे थे। अब ये सिलसिला चालू हो चुका है। कल जूना अखाड़े की पेशवाई होगी, उसमें भी तमाम पूरी तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। लेकिन क्योंकि हम हरिद्वार वाले को हरिद्वार में यहाँ पे तमाम जो देश के कोने कोने के हिस्से की लोक कृतियां, और क्योंकि अखाड़ों के द्वारा देश के कोने कोने से लोक कृतियां और कलाकार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पे नागा साधु और सन्यासी यहाँ पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो आम जनमानस का भी इन छावनियों में पहुंचकर साधु संतों से धर्म के बारे में बातचीत करना का लगातार सिलसिला अब जारी हो चुका है। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने एक बड़ा ऐलान किया है। बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा ऐलान किया है। टीएचडीसी कार्यालय को ऋषिकेश से नहीं हटाया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से इस पर बातचीत हुई है और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बातचीत के बाद इस पर सहमति बन गई है। टिहरी विस्थापितों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, ये दावा किया है और ये वादा किया है मंत्री सतपाल महाराज ने। टीएचडीसी कार्यालय को ऋषिकेश से नहीं हटाया जाएगा और इसको लेकर केंद्रीय जो ऊर्जा मंत्री हैं उनसे बातचीत करके सहमति बन चुकी है। केंद्र के ऊर्जा मंत्री से मिले, आरके सिंह जी से हमने निवेदन किया कि टिहरी बांध विस्थापितों की बहुत सी समस्याएं थी। हमारे विधायक लोग भी क्षेत्र की अनेक समस्या से जूझ रहे थे, तो उनसे हमने आग्रह किया कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होना चाहिए। माननीय केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और अब बहुत सी समस्याएं हमारे विस्थापितों की, उनका निदान प्राप्त हो गया है। और टीएचडीसी का ऑफिस जो ऋषिकेश में होता था, जिसको हटाने की बात थी, अब ये मंत्री जी ने निर्देश कर दिया है कि वो ऋषिकेश में ही रहेगा। और निश्चित रूप में बहुत सी समस्याएं हमारे क्षेत्रीय विधायकों की भी हल हुई हैं। मैं केंद्रीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से गायक जुबिन नौटियाल ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान आपदा राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए की मदद जुबिन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में की है। मुख्यमंत्री को 13,91,000 का चेक जुबिन नौटियाल ने सौंपा है। उत्तराखंड में हुई त्रासदी के पीड़ितों के लिए यह मदद का चेक गायक जुबिन नौटियाल की ओर से मुख्यमंत्री को दिया गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बड़ा खुलासा किया है। आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने यह बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि नशे के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें धमकियां भी मिलती हैं। आयोग की अध्यक्ष हैं उषा नेगी। उन्होंने कहा है कि नशे के खिलाफ जो आयोग की ओर से मुहिम चलाया जा रहा है उसके लिए उन्हें धमकियां मिलती हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के साथ उषा नेगी ने खास बातचीत की है और कहा है कि राज्य में ड्रग्स का नेक्सस काम कर रहा है और इस नेक्सस में कई बड़े लोग भी शामिल हैं, यानी सफेद पोस्ट लोग शामिल हैं। कई बार इसको लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई, उनको बताया गया
और उन्होंने चिंता जाहिर की है कि विशेष तौर पर जो बच्चे हैं उनमें नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बच्चे हों, जो युवा वर्ग है, उनमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये उत्तराखंड के लिए और देश के लिए बड़ा खराब। उषा नेगी ने शिक्षण संस्थाओं पर आर्थिक दंड की भी सिफारिश की है। और उत्तराखंड के पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक तेंदुए ने युवक पर जानलेवा हमला किया है। युवक बाइक से जा रहा था, उसी दौरान तेंदुए ने युवक पर हमला किया और किसी तरीके से युवक ने अपनी जान बचाई है। बाद में घायल युवक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इस इलाके में तेंदुए के पहुंचने से, तेंदुए के हमले से आसपास के लोग काफी दहशत में हैं, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि कहीं तेंदुआ उन पर या उनके किसी करीबी जानने वालों पर हमला ना कर दे। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है और लोगों का यह कहना है कि वन विभाग की लापरवाही काफी होती है और इससे भी स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। पौड़ी की घटना है, जहां पर बाइक से जा रहे युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। किसी तरीके से युवक ने अपनी जान बचाई है। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों की नाराजगी विशेष तौर पर वन विभाग से है। वन विभाग की लापरवाही से आम लोग काफी परेशान हैं। वहीं पौड़ी में एक किराना स्टोर में बड़ी चोरी हुई है। चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ किया है। बड़ी खबर है पौड़ी से, जहां पर एक किराना स्टोर पर चोरों ने हाथ साफ करते हुए लाखों के माल पर हाथ साफ किया है। स्टोर का सामान ट्रक में भरकर चोर फरार हो गए और चोरों ने इस दौरान जेसीबी का भी इस्तेमाल किया। जेसीबी की मदद से दुकान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस को इत्तला किया गया और पुलिस मौके पर पहुंच, पुलिस को के बारे में बताया जा रहा है कि जब पुलिस को सूचित किया गया उसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं कि बाकायदा ट्रक लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ट्रक में सामान भरकर ले गए। उसके बाद जेसीबी वहां पर थी, तो जेसीबी की मदद से दुकान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। रातों रात इस घटना को अंजाम दिया गया और सबसे बड़ी बात कि इस चोरी में ट्रक का भी इस्तेमाल किया गया है, इस चोरी में जेसीबी का भी इस्तेमाल किया गया है। यह बताता है कि पौड़ी में अगर आपकी दुकान है, आपका कोई संस्थान है, आपकी कोई प्रतिष्ठान है, तो भगवान भरोसे है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।